नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? सुन और देख पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। शुरू करें। संदीप सिंह, मैं एकदम बढ़िया हूं बेटा। सब लोग बढ़िया, सुरक्षित, स्वस्थ, कोरोना से बचे हुए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सत्यम, शीला, सेठ, बहुत बढ़िया। ट्रिपल म्यूटेंट पे कल सुबह मॉर्निंग में इशू लेंगे उसके ऊपर जूही। कोरोना का ट्रिपल म्यूटेंट जो है उस पर कल इशू ले लेते हैं, ठीक है? वैसे मैंने अभी कौन सा इशू लिया है मैं वो देख लेता हूं। वैसे ट्रिपल म्यूटेंट भी लिया जा सकता है। करेंगे चर्चा इसके ऊपर, है ना? एक मिनट होल्ड करो। हाँ जी साथियों, तो स्वागत कर रहा हूं अपने सभी मित्रों का जो इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। और हमेशा की तरह जरूरी इंफॉर्मेशन में आपके सामने इंफॉर्मेशन नंबर एक, यूपीएससी हो या एसएससी, अन अकेडमी दे रहा है आपको अंकित 10 रेफरल कोड से 10% का डिस्काउंट। और ऑफर्स की झड़ी में आज का बुधवार खास खास क्यों है? क्योंकि आज के दिन, बुधवार के दिन, यदि आपने आज एसएससी का सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको मिलेगा 2 साल के सब्सक्रिप्शन पर 4 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन वैलिडिटी और 1 साल के ऊपर 2 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो इस प्रकार से तो एसएससी कैटेगरी के अंदर जितनी भी क्लासेस चल रही हैं, चाहे फिर वो स्टैटिक जीके मेरे द्वारा लिया गया हो या फिर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, सारी क्लासेस एक ही फीस में आपको एक ही जगह मिल जाएंगी। वहीं अगर बात की जाए यूपीएससी कैटेगरी के अंदर, तो यूपीएससी के अंदर ऑलरेडी ऑफर चल रहा है। ऑफर क्या चल रहा है कि अंकित 10 के साथ 10% तो डिस्काउंट है ही। 28 अप्रैल से पहले पहले यदि कोई बच्चा सब्सक्रिप्शन परचेज करता है तो उसे प्रीलिम्स 2022 तक, यानी जुलाई 2022 हम मान के चल रहे हैं लगभग, तब तक का सब्सक्रिप्शन और उसके साथ में 20,000 किताब, 20 किताबें जो कि वर्थ रुपीज है 10,000 की, वो किताबें उनको मिल जाएंगी सेम सब्सक्रिप्शन कॉस्ट में, ठीक है? चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के सिलसिले को। कहां पर है, क्या है, इधर देखते हैं साथियों। कैमरे में डस्ट है शायद। हाँ यार, मुझे भी लग रहा है, सही कह रहे हो तुम। वाह गौरांग, बिल्कुल सही, चमक गए। हाँ जी, सवाल है आपके सामने, जरा देखिए। नंबर 1 ऑप्शन लिखा हुआ है और वो क्या है? क्लाइव, मतलब इनको मैच करना है। जैसे कि जो मतलब गवर्नर जनरल और वायसराय जो हैं उनको उनके काम के आधार पर मैच करना है। क्लाइव ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया, पेंटिक ने बंग विभाजन करवाया, चार्ल्स मेटकॉफ ने बंगाल में दोहरा शासन लगवाया, कर्जन ने अंग्रेजी शिक्षा लाई। इनको आपस में क्रॉस चेक करते हुए मैच कर लीजिए, कौन सा किसके साथ मैच करता है। बहुत ही शानदार सवाल है ये, है ना? मतलब मेटकॉफ के बारे में शब्द बताऊंगा, एक बहुत परफेक्ट शब्द है, अगर आप में से कोई जानता हो तो बताए। हम्म प्रीति सोनी, एक शब्द है, उसके पीछे क्या शब्द यूज करते हैं मैटकॉफ के लिए? किसी को भी पता हो तो बताए।
यस, प्रशांत ने बता दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रशांत ने बताया, अर्पिता ने बता दिया, बहुत बढ़िया। करिश्मा कुमारी ने भी बता दिया, सीमा सिंह ने भी बता दिया। हाँ, इसे मेरे प्यारे साथियों समाचार पत्रों का मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। मुक्तिदाता, ये शब्द है इसके लिए, टर्म, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। ठीक है, यानी इसने से सबसे पहले हम लोग वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पढ़ते पढ़ते रिपन को याद रख लेते हैं। कई बार यदि यहां पर एक ऑप्शन दिया होता ना रिपन, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर इस सवाल को थोड़ा और टफ करना होता तो यहां पर रिपन कर सकते थे, है ना। तो रिपन से बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, लिटन और रिपन दोनों ही व्यक्ति वो थे जो कि प्रेस से संबंधित थे। तो ऐसी स्थिति में ये शब्द जो है ना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। एनीवे, तो बाकी तो आप सब लोग जानते ही हैं दुर्जन के बारे में, बंगाल विभाजन सब लोग जानते हैं, है ना। तो बंगाल विभाजन और मेटकॉफ, अगर ये दोनों चीजें याद हो जाती हैं तो फिर काम हो जाती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, ये सारी चीजें आपके सामने है, आगे चलते हुए बात करेंगे। हाँ जी, लॉर्ड डलहौजी कौन से काम के लिए जाने जाते हैं? विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड कर्जन। हाँ जी, अगेन एक बहुत ही अच्छा सवाल है। अब इनमें से अधिकांश बच्चे रिपन को जानते हैं। तो रिपन को जानते हैं तो दो ऑप्शन तो सीधे सीधे हमको रिपन से दिखाई दे गए, ठीक है ना। अच्छा, और डलहौजी को जानते हैं, उस मतलब डलहौजी को मैं बताऊंगा नहीं किस लिए जानते हैं, ताकि आप लोग सवाल बिगाड़ दें, मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी आप में से अधिकांश व्यक्ति इन दो चीजों को पकड़ करके इस सवाल को कर सकते हैं। जल्दी से देख दीजिए और सवाल कर दीजिए। है जबरदस्त, दो ही पॉइंट पकड़ने हैं, सवाल सॉल्व हो जाएगा। है ना, डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यही तो कारण था जिसके चक्कर में 1857 की क्रांति हो गई थी। कुछ याद आया भाई? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यदि आपके खुद की संतान नहीं है, यानी कि आपकी खुद की संतान अगर राजा बनने की स्थिति में नहीं है, तो आप गोद नहीं ले सकते। गोद नहीं ले सकेंगे तो निषेध तो गोद कर दिया, और ऐसी स्थिति में उसकी पूरी की पूरी जो विरासत है वो लैप्स हो जाएगी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सतारा, झांसी, याद है, ये सारी की सारी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आ गई, अनेक्सेशन ऑफ सतारा। अच्छा, इसके साथ साथ मेरे प्यारे साथियों, अब दूसरा लॉर्ड रिपन, स्वायत्त शासन का जनक कहा जाता है इसे। नगर पालिका, भारत में नगर पालिका का जो शुरुआत हुई वो इसी ने करवाई थी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में दो ऑप्शन बचते हैं, बेंटिक और कर्जन। अब बेंटिक और कर्जन में, कर्जन ऐसा आदमी है जिसको आप में से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो दुर्जन के नाम से ना जानता हो। ये पता ही होता है कि ये दुर्जन था। बेंटिक जो था ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ध्यान से सुन लीजिएगा, भारत का पहला गवर्नर जनरल, है ना। तो इसने क्या किया था 1833 के अंदर, जब 1833 वाला रेगुलेटिंग एक्ट आया था, चार्टर एक्ट आया था, उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल को ही भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी बातें हमने एक दूसरे के साथ में रिलेट करके पढ़ ली हैं। मुझे नहीं लगता कि अब आप में से किसी को कोई भी दिक्कत होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। विद whom was the इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी? हाँ भाई, इल्बर्ट विल जो विवाद था वो किस चीज से जुड़ा हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये बहुत अच्छा प्रश्न जो है ये भी मेरे प्यारे साथियों इसी व्यक्ति के लिए जाना जाता है। किसके लिए? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ताकि मैं भी आपकी बातों से सहमत हो जाऊं। लॉर्ड रिपन, है ना। किसके लिए? एल्बर्ट विल विवाद के लिए। इसने क्या कर दिया था? इसने ये कह दिया था कि पहले ये होता था कि जो अंग्रेज थे उनकी सुनवाई केवल अंग्रेज जज ही कर सकता था, और जो हिंदुस्तानी थे इनकी सुनवाई भी अंग्रेज जज कर सकता था। लेकिन उलट सही नहीं था। अंग्रेजों के ऊपर जो भी विवाद होंगे, यानी यूरोपियंस के लिए जो भी विवाद होंगे, उनकी सुनवाई इसने एल्बर्ट बिल ला करके ये कर दिया कि उनकी सुनवाई एक हिंदुस्तानी जज कर सकेगा। तो ये वाला जो है ना, यूरोप के लोगों के मामले में सुनवाई के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया गया, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों ये वाली जो पॉइंट है ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। और इसके वजह से श्वेत विद्रोह हुआ था, ठीक है। हाँ, दो श्वेत विद्रोह हुए थे। कब कब हुए थे चलिए यही बता दीजिए। हाँ, बाद में तो कैंसिल दबाव में करना पड़ा था ना। इनको टाइम क्रम के हिसाब से सर्ज बैठाइएगा। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड और लॉर्ड इरविन।
हाँ जी, कर्जन, होर्डिंग, चेम्सफोर्ड और इरविन, इन्हें टाइम क्रम में व्यवस्थित कर। अब कॉमन सेंस लगा करके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड याद करिए कि ये सुधार कब हुए थे। मार्ले मिंटो, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, और फिर गांधी इरविन समझौता याद करिए। ठीक है, तो इन दोनों में से एक चीज तो हमको ये समझ में आ जाती है कि ये दोनों को किस प्रकार से व्यवस्थित करना है। और सबसे ऊपर जो है वो ये कि लॉर्ड कर्जन जो है ये भारत के विभाजन वाला है, यानी कि 134 तो व्यवस्थित है। अब होर्डिंग को सेट करना है बस। 134 तो व्यवस्थित है, होर्डिंग को सेट करना है। होर्डिंग कहां लगाया जाए, बस यदि ये सवाल समझ में आ जाए तो सारा काम हो जाए। हाँ भाई, बहुत बढ़िया। रंजीत लाहा बिल्कुल सही जवाब की तरफ बढ़ गए मेरे मित्र। शाबाश, बिल्कुल सही जवाब दे दिया आपने। और आपके सामने यही क्रम है जो दिखाया गया है। मैंने कोई आंसर नहीं दिया, मैंने आप लोगों को बताया है कि ये सब चीजें किस तरह से दिमाग में लेके आनी होती है ना। हाँ, प्रफुल्ल चाकी, और कौन सा था जिसने बम फेंका था? खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने के जिम्मेदार पाए गए थे। ठीक है ना। चलिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, आगे बढ़ते हैं साथियों। इसकी पद अवधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि के घंटों को सीमित करके तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए अधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम अधिग्रहित किया गया था। यह भी बहुत प्यारा सवाल है साथियों, और इसके चक्कर में उस समय के लोगों ने तो इस व्यक्ति का विरोध किया, और आज के व्यक्ति इसकी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि यही था, मतलब वो व्यक्ति जिसने भारत के लिए हमेशा प्रोग्रेसिव सोचा। इसका तगड़ा विरोध हुआ था, मैंने आपको ये कहानी सुनाई हुई भी है अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, अब मैं आप लोगों को जब ये चीज दिखाऊंगा ना कि चीज क्या थी, तो मेरे प्यारे साथियों आप सोचिए कि भारत में दरिद्रता का ये हाल था कि इसने 7 साल से कम उम्र के लोगों को काम करने से मना कर दिया कि वो फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। भाई, इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन हो गया भारत में। अब आप सोच के देखिए, ये जो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम है ना, इससे आप अंदाजा लगाइए। इधर देखिए, ये फर्स्ट फैक्ट्री अधिनियम लेके आया था लॉर्ड रिपन, और इसने मेरे प्यारे साथियों क्या चीज दी थी? चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 7 ईयर वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम वर्किंग इन द फैक्ट्री, एंड प्रोविजन ऑफ लीव ऑफ 9 आवर्स डेली एंड 4 डेज इन मंथ फॉर 7 to 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन। आप सोचिए, इसके खिलाफ मेरे प्यारे साथियों भारत में धरने प्रदर्शन हो गए थे, हाय हाय के नारे लगने लग गए थे। स्थिति देखो, हम लोग कितने बड़े बंधुआ मजदूर बन चुके थे कि 7 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है तो उसको इसने कहा कि वो नौकरी नहीं करेगा। दूसरा, इसने क्या प्रोविजन बनाया, इस पर विचार करिए। इसने प्रोविजन बनाया कि 7 से 12 साल का जो व्यक्ति है, जो बच्चा है, वो केवल 9 घंटे ही काम कर पाएगा, और उसे 9 घंटे ही काम कर पाएगा। आज भी आप 9 घंटे काम नहीं करते, 10 to 4 की शिफ्ट में केवल 8 घंटे काम होता है। तब ये प्रोविजन बनाया था इसने कि वो केवल 9 घंटे काम कर पाएगा और उसे 4 छुट्टियां दी जाएंगी। इस बात का विरोध हो गया, 12 साल तक के बच्चों के लिए विरोध हो गया। आप सोच के देखिए, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये हालत थी। प्रोटेस्ट इसलिए कि आप बच्चों को काम क्यों करने नहीं दे रहे, आप हमें गरीब रखना चाहते हैं। अरे गरीबी की हालत थी, हम लोग कितने गरीब थे उससे अंदाजा लगाइए आप। समझ रहे हैं आप? मतलब गरीबी की हालत पर विचार करिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत में सर्वप्रथम हाईकोर्ट की स्थापना किन जगहों पर हुई थी? कलकत्ता, इलाहाबाद, बंबई, मद्रास। सर्वप्रथम हाईकोर्ट की स्थापना कौन सी जगह हुई थी? आप में से अधिकांश बच्चे इसका सही आंसर कर देंगे। एक बालक पूछ रहा है, हेलो सर, मुझे सजेशन चाहिए कोरोना वैक्सीन के बारे में। सर, मेरे पापा जी को हार्ट का ऑपरेशन हो रखा है, क्या उन्हें वैक्सीन लगवाई जानी चाहिए? उन्हें खतरा तो नहीं है?
हाँ देखो बेटा, हालांकि ये सब बातें आपको डॉक्टर से पूछनी चाहिए। ये भ्राम प्रकाश राजपूत है ना, ये डॉक्टर का कंसल्टेशन है। लेकिन जितना मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से ये वैक्सीन हार्ट वार्ट में कुछ कर ही नहीं रही है यार। ये ब्लड के अंदर जाके एंटीबॉडी बना रही है ना। और एंटीबॉडी भी बहुत वो वाले जो बंदरों को जुकाम खांसी से रोकते हैं। तो मुझे तो भाई इसके अंदर कहीं से कहीं तक भी कोई भी दिक्कत नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी इस सलाह को आप डॉक्टर से लें। मेरी तरफ से अगर मैं ही इस चीज का सलाह लेने वाला व्यक्ति होता तो मैं तो भैया 100% लगवाता है ना। हाँ जी। चलिए, तो यहां पर आपने देखा 1, 3 और 4, और मेरे प्यारे साथियों ये 1862 में स्थापित की गई थी, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग याद रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है 1862। Which of the following statement is false for underlying factor behind the development of modern nationalism in India? आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास के पीछे निहित कारकों के लिए इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान से सुनिए भाई। हमारे यहां पर राष्ट्रवाद क्यों पनपा? पुरुषोत्तम कुमार कह रहे हैं सर कांटेक्ट नंबर। पुरुषोत्तम, आज पहली बार आप क्लास में पधारे हैं, आपको शायद इस क्लास का पता नहीं है। हमारा नंबर कहीं पर उपलब्ध नहीं है ना। और हम मतलब फोन नहीं उठा पाते, इसलिए हम नंबर नहीं दे पाते, है ना। उपनिवेशवादी शोषण के वास्तविक स्वरूप का समझना, जिसे दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, डब्ल्यू.सी. वाचा के भारतीय निर्धनता से संबंधित लेखों ने सिद्ध किया। मैक्स मुलर, आर.जी. भंडारकर आदि द्वारा भारत के अतीत को पुनः खोज, जिनसे आत्मविश्वास भरा और दास्ता के इतिहास के औपनिवेशिक दावों को असत्य ठहराया। हिंदी इसकी एकदम बकवास हो चुकी है। द इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंस दैट क्रिएटेड ए शेयर्ड बेसिस ऑफ थॉट, नॉलेज एंड वैल्यू, रिपन एंड कर्जन रिएक्शनरी पॉलिसीज। हाँ भाई, हमारे आधुनिक भारत में जो राष्ट्रवाद पनपा था वो कैसे पनपा था? अंडरस्टैंडिंग द ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन एज प्रोवाइडेड इन दादा भाई नौरोजी। यानी हमारे पास में इतना ज्यादा राष्ट्र हमारे साथ एक्सप्लॉइटेशन हो गया था, है ना। इनमें से कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? दूसरा, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पास्ट बाय मैक्स मुलर, जिसकी वजह से हम लोगों को लगा कि नहीं यार, हम तो पास्ट में बहुत अच्छे थे। इमरजेंस ऑफ, कौन सा कथन आपको ऐसा लगता है जिसके चलते भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद पनपा था? बताइए। मतलब नहीं पनपा था, मतलब इसमें बाकी जो कारण जिम्मेदार थे, केवल एक कारण ऐसा है जो इस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं था। इसका मतलब आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ी हैं, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री से तो एकदम ही जुदा हैं आप। थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लिया करें। हैं भाई, इधर सुनिए, इसको थोड़ा सा कोशिश करने की कोशिश करिए। मतलब आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री को छुआ भी नहीं है। मतलब एकदम खुला किताब है। साथियों, अभी मैं आपको सिखा रहा था रिपन, नगर पालिका, स्थानीय स्वशासन का जनक, लिबर्ट बिल, विवाद में फंसा हुआ व्यक्ति, फैक्ट्री बिल, ये बाद में लेके आया था। उसके ऊपर विरोध हुआ था, लेकिन आतंकवाद नहीं पनपा था या राष्ट्रवाद नहीं पनपा था कि भाई अब रिपन को हटाना ही है। रिपन का समर्थन पढ़े लिखे लोगों ने तो किया था, गरीबों ने विरोध किया था। भारत में जो एक्सट्रीम नेशनलिज्म जिसे आप कहते हैं, जिसमें कि ये क्या कहते हैं आपको, लाल बाल पाल जैसे गरम दल के नेता पनपे, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग पनपे। ये सारे लोग किस वजह से पनपे? वो लोग सब पढ़े लिखे लोग थे। ये जितने भी लोग थे ना, देखिए विरोध किसने किया था? वो जो बंधुआ मजदूर था उसने रिपन का विरोध किया था। यहां रिपन नहीं साथियों, लिटन है। लिटन, ये वही लिटन है जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाला कहा जाता है ना। जिसने आपके यहां पर क्या कर दिया था, यहां पर हिंदी के जो अखबार हैं उनके प्रकाशन पर मना कर दिया था, ठीक है ना। तो वो लिपन और लिटन में कंफ्यूज ना हो। अब बाकी ऑप्शन भी समझ लेते हैं एक बार, इधर सुनिएगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन एज प्रोवाइडेड बाय दादा भाई नौरोजी। क्या थी ये कहानी, पता है आप लोगों को? जी हाँ, आरती ने एकदम सही थे, जो ब्रिटेन की संसद में जाके सांसद बने थे। दादा भाई नौरोजी कोई हल्के फुल्के आदमी नहीं थे। ही वॉज द ओनली पर्सन एट दैट टाइम जो इंडिया से गया और वहां जाके ब्रिटेन में सांसद बन करके उनकी संसद में बैठा था, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, दादा भाई नौरोजी ने इंडिया वहां जाकर के इकोनॉमिक्स का अध्ययन किया। लोगों को, प्रोफेसर थे बकायदा, ये वहां पे प्रोफेसर थे, और इन्होंने रियलाइज किया कि यार ये जो अंग्रेज हैं
इनका मॉडल क्या है, कैसे ये भारत पर शासन कर रहे हैं। इन्होंने रीडिंग आते हैं, बढ़िया माल बनाते हैं खुद के देश में और ला करके हमारे ही देश में बेच देते हैं। उससे होता यह है, कच्चे माल की पैदावार के कारण हमारा देश जो है वो कच्चा माल कच्चे कौड़ियों के दाम पर पैदा कर देता है। इससे हमारे देश के मजदूर जो हैं, कामगार, विशेष रूप से जो उद्योग धंधे वाले, खादी वाले जो लोग हैं, वो पूरी तरह आधुनिक वस्तुओं पर आश्रित हो गए हैं। हमारा ही धन ये अपने लोगों को तनख्वाह में बांट रहे हैं। तो इसे इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा कि हमारे देश से पूरा की पूरा धन तो ये लोग निकाल के ले गए। जो सोने की चिड़िया था भारत, उस सोने की चिड़िया को इन्होंने ही बर्बाद किया है। तो ये थे मेरे प्यारे साथियों, हाँ, सबसे पहली बार जो क्या कहते हैं प्रति व्यक्ति आय के बारे में उस समय कैलकुलेशन दिया था वो यही थे। तो पहली चीज, तो इनके कहने से ही लाल बाल पाल जैसे जो नेता थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, इनको मोटिवेशन आया किस चीज का कि यार एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं ये लोग तो यार। तो हमारे यहां पर क्या हुआ कि ये जो मॉडर्न नेशनलिस्ट थे वो इनकी वजह से पैदा हुए। ठीक है, नंबर दूसरा, रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट बाय मैक्स मुलर। देखो क्या है, ये बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है साथियों। अंग्रेज जब इंडिया आए थे ना, तो वो इंडियन से ये कहा करते थे कि हम आप पर शासन करने नहीं आए हैं, ये तो हमको ईश्वर ने भेजा है आप पर शासन करने के लिए। और उन्होंने हमें ये कहा है कि जो इंडियंस हैं ये बिल्कुल ग्रामीण देहाती सपेरे हैं, है ना। मतलब ये वो हैं स्नेक चार्मर्स, जो कि सांप को पुंगी बना के नचाते हैं, जादू टोटके करते हैं, टोने टोटके वाले लोग हैं, ये एकदम देहाती लोग हैं। इन लोगों को जाइए, इन्हें सभ्यता सिखाइए। हमने इस बात को मान लिया। अंग्रेजों की कही हुई इसी बात को हम लोगों ने व्हाइट मैन्स बर्डन कहा। वो लोग हमसे कहते थे कि इस धरती पर जितने भी सफेद लोग हैं उनको ईश्वर ने अलग दैवीय शक्ति के साथ भेजा है, और ये कह के भेजा है कि आप सब जाएं और इन इंसानियत को, क्योंकि जहां तक देखोगे हमारा शासन है, हम इंसानों को सभ्यता सिखाने आए हैं। और ये जो बर्डन है हमारे ऊपर, ये व्हाइट मैन्स बर्डन है। इंडियन मान भी गए। क्यों मान गए? हमारे यहां दिक्कत क्या होती थी, हमारे यहां जितना भी लिटरेचर था उसको सेव करके रखने की आदत नहीं होती थी। जैसे आज भी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें बहुत बढ़िया बढ़िया बातें पता होंगी, लिखते नहीं है हम, बोल के दिमाग में रख लिया, किसी को बोल दिया, कहानी किससे सुना दिए, हम अपनी बात लिखते नहीं है। और इन लोगों को अपनी बुक लिखने का बड़ा चस्का हुआ करता था। इंडियंस ने कभी भी अपनी बातें लिखी नहीं। इसी कारण से आज हम रामायण, महाभारत, अपनी जितनी भी रिसर्चेस हैं, वैदिक पुराण, आयुर्वेद, इन सब पर डाउट करते हैं कि यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये लोग अपनी हर चीज को लिखते ले आए तो प्रमाण सहित दिखा देते हैं, देखो उस समय लिखा था। हालांकि बाद में हम भी समझदार हो गए। तो हुआ ये कि आरजी भंडारकर, मैक्स मुलर, ये सबसे पहले वो लोग थे जिन्होंने भारत का इतिहास खंगालने में मदद करी कि यार इसका कोई इतिहास है क्या। तो इतिहास में इन्हें, मेरे प्यारे साथियों, ये सारी चीजें जो आप सिंधु घाटी सभ्यता जैसी चीजें कहते हैं, या फिर जो हमारा एंशियंट इंडिया वाला इतिहास था, मुगल कालीन नहीं। देखिए भारत के साथ दुर्भाग्य क्या रहा कि भारत एंशियंट में, यानी कि जो एकदम पुरातन काल का जो इतिहास है, जिसमें अशोका वगैरह हुआ करते थे, मौर्यंस हुआ करते थे, उस समय हम बहुत पैसे वाले लोग थे। उस समय इतने पैसे वाले थे कि यहां रामराज हुआ करता था। मतलब एक प्रकार से ऐसी शासन व्यवस्था जिसकी लोग दुहाइयां देते थे। मैगस्थनीज की इंडिका वगैरह किताबों में हमारे यहाँ की चर्चाएं हुआ करती थी। लेकिन जब हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेडर्स आए, मुगल्स आए, मंगोल आए, तुर्क्स आए, तो इन्होंने हमारे इतिहास को मिटाने का प्रयास किया। हमारे जितने भी ऐसे ऐसे लिटरेचर्स थे उन्हें गायब करने का प्रयास किया। लिटरेचर्स के साथ साथ हमारे मॉन्यूमेंट्स पर कब्जा करने का प्रयास किया। तो हम लोग अपनी जो अध्ययन सामग्री थी, अपनी जो चीजें थी, उन्हें भूल गए। तो मैक्स मुलर ने आकर के मॉडर्न हिस्ट्री को, इसीलिए मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है, मैक्स मुलर ने आकर के लास्ट का यानी एंशियंट इतिहास की खोज करवाई। और उस एंशियंट इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, वो सारी किताबें, इसके साथ साथ जो आज आप अजंता एलोरा की गुफाएं देखते हैं, ये सब हुआ है ना, ये भीमबेटका की केव्स, इन सब की खोज की गई। तो पता चला कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है उसके आगे तो यूरोपियंस कहीं टिकते ही नहीं है। हमें ऐसी ऐसी बातें अपने बारे में पता चली, हमें उससे गर्व हुआ। यही गर्व हमें राष्ट्रवाद को पनपाया। हमारे अंदर ये भाव आया कि तुम लोग तो भिखारी हो, गरीब हो, तुम तो लुटेरे ही हो।
वास्तविकता में तो सबसे पुरानी जो सिविलाइज्ड सिटियों में, या फिर ये माना जाए कि सबसे समृद्ध सिटियों में जो काउंट किया जाए, सिटीज में काउंट किया जाए, वो तो इंडिया है। सबसे प्रॉस्पेरस और सिस्टमेटिक तरीके से बसी हुई सभ्यता तो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। हमारे यहाँ की प्रॉस्पेरिटी देखने के लिए लोग आया करते थे, इसी चक्कर में इन्वेडर्स आए। तो ये जो चीज थी ना, ये इनको पता चली। क्या आ गई बात समझ में? तो इस प्रकार से हमारे अंदर राष्ट्रवाद पनपा, इसी कारण हमने उनको भगाने का निर्णय लिया। ठीक है। तीसरी चीज क्या है? तीसरी है द इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंस। अब ये क्या हुआ, अब थोड़ा सा इसको भी समझिए। हमारे यहां राष्ट्रवाद पनपाने में पढ़ाई का भी योगदान है। आज आपने देखा होगा कि भारत में जितने भी नए युवा नेता निकले हैं, उनमें से अधिकांश छात्र राजनीति से प्रेरित हैं। जो यूनिवर्सिटीज में छात्र नेता रहे हुए हैं, कॉलेज के अंदर प्रेसिडेंसी, और जो अपना जेएनयू है उससे बहुत बढ़िया बढ़िया नेता निकले हैं। हर यूनिवर्सिटी का एक नेता कहीं ना कहीं विधायक और सांसद है। रीजन क्या है? जब बच्चे पढ़ते हैं तो डिबेट्स होती हैं, जानकारियां मिलती हैं, तो पता चलता है कि दुनिया में राजनीति कैसे हुई। तो हुआ क्या कि अंग्रेजों ने हमें जो 1833 में लाकर के वो डिबडिबी पकड़ाई थी ना, 1813 में लाके हमसे कहा था कि 1 लाख रुपए हम आपकी शिक्षा पर खर्च करेंगे। 33 में लाके मैकाले शिक्षा पद्धति लाकर हमें पकड़ा दी, जिसमें हमसे कहा गया कि आपको ओरिएंटल एजुकेशन लेना होगा, अंग्रेजी शिक्षा लेनी होगी। तो वो जो अंग्रेजी शिक्षा थी ना साथियों, वो अंग्रेजी शिक्षा उन्हीं के लिए भारी पड़ गई। क्यों? क्योंकि अब हमारे देश के भी जो क्रांतिकारी नौजवान थे, वो अब विदेशी साहित्य पढ़ा करते थे। ठीक है। मतलब शहीद भगत सिंह जब मतलब फांसी के तख्ते पर जा रहे थे, तब भी वो किसी एक मतलब मैं उनका नाम भूल रहा हूं, एक बहुत ही बड़े रिवोल्यूशनरी की किताब पढ़ रहे थे। कोई नाम याद हो तो बताइएगा। लेनिन पढ़ रहे थे क्या? हाँ, लेनिन की बुक पढ़ रहे थे। और जब उनको लेने आए तो लेनिन लेनिन जो है उनकी किताब वो पढ़ रहे थे, तो कुछ पेजेस बचे हुए थे भगत सिंह से आकर के। जब वो सिपाही आए कि भगत सिंह आपको फांसी की सजा हुई है, तो बोले फांसी का समय तो कल था, तो आज ही फांसी क्यों? तो फिर वो कुछ बोले नहीं, बोले नहीं आज ही फांसी देनी होगी। तो भगत सिंह ने उन्हें कहा कि 2 मिनट रुकिए, कुछ पेजेस बचे हैं, एक क्रांतिकारी की दूसरे क्रांतिकारी से मुलाकात हो रही है। कुछ पेजेस बचे हैं, एक क्रांतिकारी की दूसरे क्रांतिकारी से मुलाकात हो रही है, मुझे इसे खत्म करने दीजिए। तो आप सोचिए कि हमने जो क्रांति, जो शब्द अपने दिमाग में लिया, जो हमने रेवोल्यूशन लिया कि क्रांतियां होती हैं तो लोगों को बलिदान देना पड़ता है, हमने विश्व का इतिहास पढ़ा। हमें समझ में आया कि रूस के अंदर खूनी क्रांति कैसे हुई, रूस का रविवार ब्लडी संडे कैसे आया, धार्मिक क्रांतियां कैसे हुई, धर्म सुधार आंदोलन कैसे आए। हमारे राजा राममोहन राय जैसे धर्म सुधारकों को विदेशी इतिहास से पढ़ करके समझ में आया कि अच्छा, धर्म सुधार ऐसे हुआ है, अंग्रेजों में भी बहुत लोगों की जान गई है। ये सब बातें हमें समझ में आई। तब जाकर के हम लोगों ने कहा कि नहीं, पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ने से हमें दुनियादारी का अंदाजा लगेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? गांधी जी खुद, हाँ भाई, गांधी जी किसकी किताब पढ़ा करते थे? गांधी जी खुद कौन सी किताब पढ़ा करते थे? एक टॉलस्टॉय फार्म में एक व्यक्ति की किताब पढ़ते थे। टॉलस्टॉय तो फार्म था, टॉलस्टॉय की किताब भी वो बहुत मानते थे। ठीक है। वो एक रस्किन रस्किन करके किताब आती थी, हाँ लक्ष्मी, बिल्कुल सही, रस्किन की किताब पढ़ा करते थे वो। ठीक है। तो टॉलस्टॉय और रस्किन, इनकी किताबों को वो पढ़ा करते थे, और वो क्या करते थे कि ये देखते थे कि ये लोग किस प्रकार से विचार करते हैं। तो इसलिए आप समझिए, जितने भी बड़े पॉलिटिशियंस आपको लगते हैं, वो अपने जीवन काल में कम से कम 4 ही पन्ने चाहे प्रतिदिन पढ़ें, उसका समय जरूर निकालते हैं। ठीक है। हम लोगों को लगता है कि हम कोर्स की किताबें पढ़ लें वही बहुत है, लेकिन जब आप कोर्स की किताबों से बाहर निकल जाएं, तब अपने आप को अपडेट करने से पीछे मत रखिएगा। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, इनकी जीवनी जरूर पढ़िएगा, आपको जरूर प्रेरित करेगी। कौन सी किताबें पढ़ें, इसके लिए नॉवेल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कोई भी फैंटेसी नॉवेल पढ़ लिया। आप सक्सेस स्टोरीज पढ़िएगा, आप जीवन में हमेशा प्रेरित होते रहेंगे, नई आइडियाज आपको मिलते रहेंगे। ठीक है। हमारे जो कंपनी के सीईओ हैं, जो गौरव मुंजाल जो हैं, उनका मैंडेटरी है, हम लोगों के पास में 10-10 किताबें आई हुई होती हैं कि ये किताबें आपको पढ़नी चाहिए। और वो खुद भी चाहे कितने भी मतलब व्यस्त समय में रहें, लेकिन वो अपने लिए समय निकालते हैं बुक पढ़ने का। हर व्यक्ति मतलब अपने लिए बुक निकालता है। ठीक है। समय निकालिएगा। कोई सी भी मतलब कोई सी भी सक्सेस स्टोरी पढ़िए, चाहे किसी की पढ़िए, चाहे जैक मा की सक्सेस स्टोरी पढ़ लीजिए या बिल गेट्स की सक्सेस स्टोरी पढ़ लीजिए, आपको जो पसंद है। गांधी जी पसंद है तो गांधी जी की स्टोरी पढ़ लीजिए, मतलब उनकी कहानी पढ़िए, समझिए कि ये लोग बड़े कैसे बने। ठीक है। उनके उतार चढ़ाव, उनके अनुभव उन किताबों में लिखे होते हैं।
ज्ञान ज्यादा हो गया। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। हाँ जी, वायसराय और उनके इवेंट्स यहां पर लिखे हुए हैं। लॉर्ड नॉर्थ बुक के समय पर कूका आंदोलन। मैं कौन सी किताब पढ़ता हूं बेटा, मैं तो पूरे टाइम करंट पढ़ता हूं, तो मुझे किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं तो पूरे टाइम ही पढ़ने में रहता हूं ना। आप लोगों को पढ़ाने के लिए पूरे टाइम करंट पढ़ता हूं, करंट पढ़ने वालों को जरूरत नहीं पड़ती। लॉर्ड मिंटो के समय मुस्लिम लीग, लॉर्ड होर्डिंग के समय नरबली प्रथा पर प्रतिबंध, लॉर्ड हेस्टिंग पर बैरकपुर का सैन्य विद्रोह। कौन सा हुआ बताइए। फिर भी ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, मुझे भी बुक्स पढ़नी चाहिए, लेकिन हाँ, मैं वो काम जरूरत भर का तो सारी चीजें पढ़ के कर ले रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं चाहता हूं कि बुक पढूं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्म्स एक्ट, फर्स्ट दिल्ली दरबार, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर क्या कहते हैं, थोड़ा फास्ट पढ़ाइए। बेटा मैं फास्ट तो पढ़ा दूंगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि बच्चे यहाँ पे सवाल सॉल्व करने से ज्यादा ये जो मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ ना बीच बीच में, उनको सुनने आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो मैं ये लिखित में भी दे सकता हूँ, किताबों में भी मिल जाएंगे, लेकिन वो बीच बीच में जो एक्सप्लेनेशन आता है उसको जानने आते हैं। ठीक है। हाँ जी, उपयुक्त घटनाओं को निम्नलिखित में से किस कार्यकाल के समय पे घटित हुई थी, इसको देखिए। आर्म्स एक्ट कब आया, फर्स्ट दिल्ली दरबार कब लगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से आप सारी की सारी चीजों को सॉल्व कर ले जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, जिसके चलते भारत में नेशनलिज्म पनपा था। इसने हिंदी भाषा के जितने भी शब्द वो थी अखबार थे, उनको बंद कर दिया। कि जो भी वर्नाकुलर का मतलब होता है क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में आने वाले समाचार पत्र जो हैं, इन्हें बंद कर दिया गया। अब क्षेत्रीय भाषा में अगर समाचार पत्र आएगा ही नहीं, तो फिर लोगों को कैसे पता चलेगा। मतलब क्या हुआ कि भाई कैसे लोगों को पता चलेगा कि देश में क्या चल रहा है। आज आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश पढ़ना नहीं आता। इंग्लिश पढ़ना नहीं आता तो उन्हें यह समझ में नहीं आता कि किसी भी न्यूज में क्या लिखा हुआ आया है। आज जैसे मैं आपको प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पढ़ा रहा था, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अगर मैं आपको प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की जो समरी पढ़ा रहा था, उसमें मैंने उस वेबसाइट की ही सर्च पर जाकर के वो वाला पेज काट के लेके आया था, जिसमें पार्टी का नाम मेंशन था, जिसमें प्रधानमंत्री का नाम मेंशन था कि इनकी वजह से ये सब काम हो रहे हैं। अगर मैं उसको हिंदी में पढ़ाता आप लोगों को, तो लगता कि ये तो मनगढ़ंत है ना। मुद्दा क्या है कि हमारे साथ मुश्किल ये थी कि हमें अपनी भाषा में कंटेंट मिलता नहीं था। कुछ लोगों ने समाचार पत्र छापे, तो अंग्रेजों को लगा कि सेम भाषा में जब इनको समाचार पत्र मिलते हैं तो ये क्रांतिकारी बनते हैं, तो बोले इनको सेम भाषा में अखबार दो ही मत, अंग्रेजी में अखबार दो, है ना। सर आपने LIC ले रखी है क्या, मिनेश? कोई अच्छा प्लान बेच रहे हो क्या? हाँ जी। हाँ कीर्ति, बेटा एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर पहुंच जाओ, इसकी डिटेल में पहुंच जाना, सारी जानकारियां आपको मिल जाएंगी। जिसको भी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी कर रही है ना कीर्ति, तुम जो पूछ रही हो, ये मैं आपको मेरा टेलीग्राम चैनल दे रहा हूं, इसके डिटेल में चली जाना। ठीक है, इसके डिटेल में एक कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, जहां पर आप संपर्क खुद से कर सकती हैं, वो एकदम श्योर है। क्योंकि मैं ये गारंटी तो नहीं दे सकता कि आपको फोन जो आ रहा है वो सही है या गलत है। फोन हमारी अनअकैडमी भी करती है, और कई बार अनअकैडमी के नाम पर बहुत सारे लोग भी कर लेते हैं और मूर्ख भी बना देते हैं। तो इस पर चले जाना, इसकी डिटेल में सारे नंबर वगैरह दिए हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाइट रिबेलियन बाय यूरोपियन आर्मी। हाँ भाई, तो मैं आपको ये सारी बात बता रहा था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में बता दिया, इन्हें थोड़ा सा देख लीजिएगा साथियों। यहां पर दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार का मतलब हुआ कि क्वीन ऑफ ब्रिटेन जो है एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया, मतलब ये हुआ कि उन्हें भारत की साम्राज्ञी डिक्लेयर किया गया। कि अब 1877 में, देखिए भारत का इतिहास बड़ा ही रोचक है साथियों। कैसे कि हम लोग 1857 तो कंपनी के अधीन थे। 1857 के बाद ये होता है कि महारानी कहती हैं कि अब इंडिया हमारा आदेश मानेगा, और वायसराय नियुक्त किया गया। अब वायसराय आया है तो थोड़ी चापलूसी भी करेगा। तो चापलूसी आते ही उसने कहा कि अब भारत देश की सारी सत्ताएं जितनी भी हैं, वो महारानी को अपनी सुप्रीम, जैसे आपको मालूम है महाराणा प्रताप और अकबर के बारे में जब आप कहानी सुनते हैं, तो ये कहते हैं कि महाराणा प्रताप को अकबर ने झुकाने का खूब प्रयास किया,
ताकि वो एक बार ये कह दे कि हाँ आप मेरे ऊपर हो, मतलब मेरे ऊपर सम्राट आप ही हो, फिर तुम शासन अपना करते रहो। तो ऐसा ये दरबार आयोजित किया गया था जिसमें भारत के तमाम राजाओं को बुलाया गया कि सब लोगों को अपने ऊपर अगर किसी को राजा मानना है तो वो प्रिंस, मतलब क्राउन प्रिंस वो होंगी, ब्रिटिश क्राउन होंगी, महारानी विक्टोरिया होंगी। आ गई बात समझ में? महारानी को बनाना था, ठीक है। हाँ जी, आर्म्स एक्ट के अंदर लाइसेंस कंपलसरी कर दिया, चलिए ये तो डिबेट का इशू नहीं है, ठीक है। और आईसीएस के अंदर जो एज लिमिट है उसको घटा दिया गया, 21 साल से लेके 19 साल उम्र कर दी गई इंडियन सिविल सर्विसेज की। आज लोग लड़ाई करते हैं 32 से 28 मत कर देना, और उस समय पर 21 से 19 की गई थी, तो सोचिए राष्ट्रवाद तो पनपना ही था, ठीक है ना, है ना महत्वपूर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? विच रिबेलियन बाई यूरोपियन आर्मी, हाँ व्हाइट रिबेलियन, यूरोपीय सेना का श्वेत विद्रोह किसके समय पर हुआ? भारतीय दंड संहिता का, भारतीय दंड संहिता का फौजदारी विधि संहिता निर्माण और पुलिस विभाग का गठन, ये किस समय पर हुआ? ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। अब देखिए, कल परसों ही मैंने आप लोगों को एक व्यक्ति के बारे में पढ़ाया था और उसके बारे में मैंने आपको यह बताया था कि भाई भारत के अंदर जो पुलिस व्यवस्था का जनक है वो कोई और है। खैर मैं आपको बोलूंगा नहीं, नहीं तो फिर आप इस सवाल को गलत कर देंगे, मैं आपको टाइम देता हूं। फंस गए। कल कार्नवालिस पढ़ा था तो इसीलिए कार्नवालिस आप करने वाले थे, मैं बोलते बोलते भी रुक गया हूं, मैंने कहा कुछ तो होल्ड कर लो, पता चल जाए, पर सुनने वाली स्थिति में ही नहीं रहते हो आप लोग तो। कार्नवेलिस भारत में पुलिस व्यवस्था लेके आया था, पुलिस डिपार्टमेंट लेके नहीं आया था। हर लोग अपने अपने हिसाब से कुछ चीजें लेकर के आए थे, कुछ याद है? जैसे मैंने आपको बताया था, मेयो एसपी का पद लेके आया था, पुलिस डिपार्टमेंट बनाया कैनिंग ने। ये सारी बातें आपको याद करनी पड़ेंगी। हाँ भाई, कुछ ध्यान कर पाओगे? फिर अब इस चीज से थोड़ा सा आइडिया लगा सकते थे, अगर इस चीज से भी आइडिया नहीं लग रहा था तो कम से कम आईपीसी से ही याद कर लेते। भारत में आईपीसी कब लागू हुई थी, कुछ याद है? 1859 में, ठीक है। भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय कौन था? कैनिंग था। भारत में पहला वायसराय आया कब था? 1858 में आया था। तो भाई कैनिंग को रिलेट तो कर सकते थे, डलहौजी के बाद ही आया था। कार्नवेलिस वगैरह ये सब सीआरपीसी से सवाल, आईपीसी से सवाल होने वाले सवाल थे। 1862 में जाकर के लागू हुई है आईपीसी, है, इसी से सवाल हो जाता है ये, ठीक है। इससे पहले जो व्हाइट रिबेलियन जो मैंने आपको बताया, ये इल्बर्ट विल के केस में भी हुआ था और इसके केस में भी हुआ था, ठीक है। इसने रिश्वत लेना मना कर दिया था कि आप उपहार नहीं लेंगे, इंडियंस को कहा गया कि आप उपहार नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए तो फिलहाल के लिए मैं यहीं रोक रहा हूं, बहुत है, बहुत सारा ज्ञान दे दिया है, कल फिर अगले 10 सवालों का अध्ययन करेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भाई। हाँ भाई, खुशबू, रिया, श्वेता, अर्णव, प्रतिज्ञा, सार्थक, आशी, प्रेम रत्न, जसप्रीत और कोमल, ये रहे आज के परफॉर्मर, ठीक है। और 10 में से 9 सवाल बच्चों ने सही कर दिए हैं, तो कट ऑफ 7 क्वेश्चन रख लेते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए जो मेरा उद्देश्य है ना साथियों, देखिए आप लोगों को ये बात तो समझ में आनी चाहिए कि हम लोग जो डिटेलिंग है वो सारी पेड बैचेस में पढ़ाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ भी आपको मैं अगर इंटरेस्ट क्रिएट करने में कामयाब हो गया, मैं जिस तरह से आपके सामने सवाल सॉल्व कर रहा हूं, उससे आप लोगों को अगर ये इंटरेस्ट आ गया ना कि मुझे पढ़ना ऐसे है, चाहे आप खुद से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आप जरूरी नहीं है कि आप अनअकैडमी से पढ़ें, आपको जहां से पढ़ना है पढ़ें, लेकिन अगर पढ़ने की दिशा भी मिल गई ना तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है ये, है ना, इसका बहुत लाभ होने वाला है। आपको याद है जब हमने एम लक्ष्मीकांत शुरू की थी तो शुरुआत में वो सवाल एकदम बाउंसर होते थे, लेकिन आज एम लक्ष्मीकांत पढ़ने का तरीका पता चल गया है, याद है? एम लक्ष्मीकांत पढ़ने का तरीका पता चल गया है, ऐसे ही अब आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने का तरीका पता चल गया है, ठीक है। साहिल भैया हमारी तरफ से उन्हें प्रणाम प्रेषित करिए और उनकी तरफ से आशीर्वाद दिलवाइए, ठीक है। चलिए तो ऑल द वेरी बेस्ट।
हाँ सर, इतना है, इतना तो है, बहुत मन लगता है अब, बिल्कुल सपना, है ना। यही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कल इन सबको मिक्स करके, वायसराय और गवर्नर जनरल, जो थोड़े बहुत सवाल बच गए वो भी उसमें हम ले लेंगे, है ना। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और बाकी सबको मालूम ही है, जिनको सब्सक्रिप्शन परचेज करना हो, ये टेलीग्राम चैनल है, इसकी डिटेल में पहुंच जाइए, तब आपको यहां से सारी डिटेलिंग मिल जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। कल इनका मिसलेनियस होगा, है ना। ओके।